हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 8th और लास्ट चैप्टर। ठीक है, जो है आपका कानून और सामाजिक न्याय। चैप्टर 10 है और 8th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम 9th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कानून और सामाजिक न्याय में इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक न्याय की, मतलब सोशल जस्टिस। ये होता क्या है? जब हमारे पास हमारे 4 प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं। राइट, हमारी क्या राइट मिले हैं। इक्विटी मतलब क्या, उनकी उनमें समानता है। और क्या होता है, और होता है कुछ पार्टिसिपेशन। ठीक है, और एक्सेस, उन्हें प्राप्त कर लेना। दिस इंक्लूड्स फेयरनेस इन हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एक्सेट्रा। सामाजिक न्याय में क्या आता है, यह इंक्लूड करता है हेल्थ केयर में फेयरनेस, एम्प्लॉयमेंट मतलब जो रोजगार आप करते हो, हाउसिंग एक्सेट्रा, इन सब में उसको कहते हैं सामाजिक न्याय। कि अगर इन सब में क्या है, फेयरनेस दिखाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि हाँ सामाजिक न्याय हो रहा है। कानून और सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो शोषण से मजदूर उपभोक्ता को बचाना, ये होता है। उचित न्याय देना, बाजार या समाज में अनुचित और तौर तरीकों पर अंकुश लगाना, तो इसे कहते हैं हम कि हाँ सामाजिक न्याय बन रहा है, कि कानून लागू हो रही है। इस सब की अब हमें आवश्यकता पड़ी है। क्यों पड़ी है उनकी आवश्यकता? क्योंकि जो निजी कंपनी है, मतलब प्राइवेट कंपनी है, जो ठेकेदार होते हैं, जो कारोबारी लोग होते हैं, वो ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। और ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में क्या करते हैं, जो मजदूर उनके यहाँ काम पर लगे रहते हैं उनको हक नहीं देते। अब मजदूरों की भी क्या दिक्कत होती है, क्योंकि उन्हें बहुत कम वेतन पर मजदूरी करनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और जो है रोजगार नहीं होता। ऐसे में जो कारोबारी लोग हैं वे मुनाफा कमाने के चक्कर में फ़ायदा उठाते हैं। कानून के जरिए मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है। इस कानून के जरिए क्या होता है, जो मजदूर है वो उपभोक्ता उत्पादक तीनों के संबंध को संचालित किया जाता है, ताकि उनका शोषण न हो सके, किसी भी वर्ग का शोषण ना हो सके। एक एनसीईआरटी में लिखा था कि जो पावर लूम होता है, पावर लूम पूछा जा सकता है क्या है, तो ये बिजली से चलने वाले करघे को कहते हैं, और ये 4 से 6 करघों की छोटी इकाई होता है पावर लूम। ठीक है, तो आ गया समझ कि शोषण से मजदूर उपभोक्ता को बचाना, उचित न्याय मिलना चाहिए, बाजार या समाज में अनुचित तौर तरीकों पर अंकुश लगाना। इन सब की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? क्योंकि जो ठेकेदार कारोबारी या बड़े लोग होते हैं, मुनाफा कमाने के चक्कर में मजदूरों को उनका हक नहीं देते, और इसी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया है, जो होता है न्यूनतम वेतन। अब आ जाता है सरकार द्वारा सामाजिक न्याय कैसे कैसे करेगी। तो मजदूरों को उचित वेतन, उचित कार्य दशाएं देकर। गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसके लिए? गवर्नमेंट को इसके लिए जो भी कार्यस्थल है जहाँ पर मजदूर काम करते हैं उनका निरीक्षण करना चाहिए। ठीक है, कि वहाँ पर मजदूरों को सही वेतन मिल रहा है, उनकी जो कार्य करने की दशा है वो बिल्कुल सही है, या मतलब या उन्हें सुरक्षा का वहाँ पे नहीं मिल रहा है, कोई सुरक्षा नहीं है, उनके जो वे काम कर रहे हैं वो असुरक्षित है, तो वहाँ पर निरीक्षण करना चाहिए। कानून को लागू करना चाहिए। संविधान में वर्णित शोषण से मुक्ति का अधिकार है, क्योंकि निजी कंपनी पर नियंत्रण करना चाहिए, जो प्राइवेट कंपनियां हैं। बंधुआ श्रम नहीं, मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नहीं लगा सकते, ये संविधान में कहा गया है। ठीक है, 2016 में संसद के द्वारा बाल श्रम अधिनियम 1986 में संशोधन किया गया। 2016 में संसद के द्वारा एक अधिनियम बना था, बाल श्रम अधिनियम 1986 में। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, उसमें संशोधन किया गया, संशोधन अमेंडमेंट किया गया। कहा गया कि 14 से 18 वर्ष के बच्चों को जोखिम कार्यों में लगाया तो ये क्या होगा, संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध क्या होते हैं? जिनकी जमानत भी नहीं होती। इस तरह के अपराध की सूचना देने के लिए एक पोर्टल बनाया गया। उस पोर्टल का नाम आपको याद रखना है, pencil.शिकायत। पेंसिल की फुल फॉर्म यहाँ से याद रखनी है, ये है क्या? प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, कि बच्चों को जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जाएगा, 14 से 18 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, अब एनसीईआरटी में सबसे जरूरी जो चीज़ दे रखी है वो है भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस ट्रेजेडी सबको पता है, 24 साल पहले हुई थी। पूछा जाता है क्वेश्चन, हर बार आता है, मतलब आप कोई भी वनडे एग्जाम देने जाते हो ना, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 24 साल पहले हुई थी भोपाल में। कौन सी कंपनी थी? तो वो थी यूनियन कार्बाइड कंपनी, और ये कंपनी एक अमेरिका की कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी। कब हुई थी यह दुर्घटना? पूछा जाता है दुर्घटना कब हुई, तो 2 दिसंबर 1984 को हुई थी, रात के 2 बजे। क्या हुआ था, ये एक जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी वहाँ पे एक जहरीली गैस का रिसाव हो गया था। ठीक है, कौन सी जहरीली गैस थी ये पूछा जाता है, मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, तो मिक कहते हैं। इसमें क्या हुआ, जब रात को 2 बजे रिसाव हुआ तो लाखों लोग मर गए। इसके बाद कानूनी लड़ाई लड़ी, उसमें पीड़ितों की ओर से सरकार ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर कर दिया। याद रखना है, देखिए दीवानी, फौजदारी मुकदमा दायर नहीं किया, यहाँ पे दीवानी मुकदमा दायर किया। यूनियन कार्बाइड का चेयरमैन कौन था उस समय? था एंडरसन, क्योंकि अमेरिकन कंपनी तो एंडरसन उसका चेयरमैन था। ठीक है,
तो ये कहा जाता है ये एक दुर्घटना नहीं थी। इसमें क्या था, जो ये यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, यहाँ पे जो संयंत्र थे वो पहले ही लीक हो रहे थे और जो वहाँ के कर्मचारी थे उन्होंने कई बार शिकायत भी किया, पर अधिकारियों ने बात टाल दी। और जिसकी कंपनी थी जैसे एंडरसन, तो उन्होंने बात टाल दी, उन्होंने छोटी मोटी ऐसे करके कि तो होता रहता है। तो ये दुर्घटना नहीं थी, लापरवाही के जरिए ये हुआ था, लाखों लोग इसमें मर गए थे। सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन आ जाता है। अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का वर्णन है, याद रखना है। 2 दिसंबर 1984 को जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई तब सरकार क्या कर रही थी? ऑप्शन उठता है, सवाल आता है कि सरकार क्या कर रही थी तब। तो भारत में सुरक्षा कानून ढीले थे उस टाइम पर इतने सुरक्षा कानून नहीं थे कि हाँ संयंत्र खराब हो रहे तो उन्हें उन पर विचार किया जाए, उन्हें सही कराया जाए। कमजोर सुरक्षा कानून को ठीक से लागू नहीं किया, और जो मतलब कुछ मिला के सुरक्षा कानून जो थे उनको भी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा था। सरकारी अफसर कहते थे कि इस कारखाने को खतरनाक कारखानों की श्रेणी में रखने को तैयार नहीं थे, मतलब संयंत्र खराब हो रहे हैं लेकिन फिर भी इसको खतरनाक कारखानों की श्रेणी में इन्होंने नहीं रखा। 1978 में क्या होता है, MIC मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड उत्पादन कारखाने की स्थापना हुई थी। तो मानकों के खिलाफ है, कहा कि यहाँ पे संयंत्र नहीं लगा जा सकते, यहाँ पे जो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड है काफ़ी जहरीली गैस है, तो इसके लिए ये प्रॉपर स्थान नहीं है। भोपाल के नगर निगम अधिकारी ने कहा, तो सरकार ने क्या कहा कि प्रदेश को भोपाल के संयंत्र में निवेश चाहिए, उन्हें तो इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि रोजगार मिले। उन्हें कोई मतलब नहीं है संयंत्र खराब है वहाँ के या नहीं, या ये प्रॉपर जगह है या नहीं। तो ये लापरवाही से हुई थी दुर्घटना, ये कोई ये मतलब ऐसे नहीं था कि ऐसे हो गई, आकस्मिक नहीं हुई थी, ये लापरवाही के कारण हुआ था सब कुछ। पर्यावरण की रक्षा कहा जाता है। 1984 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पर्यावरण की रक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट है कि कब 1984 में जब हमारी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पर्यावरण की रक्षा उसके अधिकार को भी मौलिक अधिकार से कहा फंडामेंटल राइट है। गंदगी फैलाने वाले पर जुर्माना लगाया जाएगा। 1998 के बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाली सभी सार्वजनिक वाहन अब किससे चलेंगे, वहाँ पे डीजल की जगह CNG का प्रयोग करेंगे, मतलब कंप्रेस नेचुरल गैस। आज जो दिल्ली में वाहन चलते हैं उसमें CNG का यूज़ होता है, ठीक है। उपभोक्ता, यहाँ पे लिखा है मतलब वर्ड आया है ना कि उपभोक्ता उत्पादक निवेश का, तो क्या है ये थोड़ा सा लिखा है। उपभोक्ता क्या होता है, जो व्यक्ति बाजार में निजी इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ खरीदता है, हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं अपनी ज़रूरत के लिए, उससे हम क्या है, हम उपभोक्ता है। उत्पादक क्या, ऐसा व्यक्ति या कोई भी संस्थान जो बाजार में बेचने के लिए चीज़ें बनाता है, जैसे कोई जिस शॉपकीपर से हम लेने गए तो वो हमें सामान देता है, वो तो उत्पादक हुआ, हम उपभोक्ता हुए। लेकिन उत्पादक कुछ सामान अपने लिए भी रखता है तो उपभोक्ता भी कहलाता है। निवेश, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, भविष्य में उत्पादन बढ़ाने के लिए खर्च होने वाला पैसा, कि जैसे हमने कहते हैं कि हम तो ये फैक्ट्री लगाएंगे तो उसमें जो पैसा खर्च होगा उसे कहते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट किया। अब SDG ये क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है, जितने में NCERT में दे रखी है। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब उद्योग, नवाचार, बुनियादी सुविधाएं इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 में कही गई है। तो चैप्टर और ये बुक हो जाती है आपकी कंप्लीट। स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ चैप्टर के, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना है, शेयर और कमेंट्स करके मुझे बताना है। अब हम 9th क्लास की पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, जहाँ से आपकी मेंस की आंसर राइटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। और आपको जो पीछे की 6, 7 की है ना, ये रिवाइज करते चलनी है, और हिस्ट्री जो करवाई थी वो भी रिवाइज करते चलना है, अदरवाइज आपको कुछ याद नहीं होगा कि हमने पढ़ा क्या था। जब तक NCERT 3-4 बार रिवाइज ना करो ना, NCERT पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता।